नमस्कार। अवतार फिल्म तो कई लोगों ने देखी होगी और उसे देखकर मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि काश पैंडोरा जैसी कोई दुनिया सच में होती। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। देखते हैं कि साइंस और फिक्शन की ये दुनिया कहाँ जाकर मिलती हैं। तो सवाल यही है, क्या पेंडोरा जैसी वो खूबसूरत जादुई दुनिया जिसके पहाड़ हवा में तैरते हैं, जंगल रात में चमकते हैं, क्या ऐसी कोई जगह सच में कहीं हो सकती है? चलिए सबसे पहले एक बार फिर से पेंडोरा की दुनिया में चलते हैं। याद करते हैं कि ऐसा क्या था उस दुनिया में जो आज भी हमारे जहन में ताज़ा है। वहाँ के जंगल जो रात में खुद ब खुद चमक उठते थे, जिन्हें बायोल्यूमिनेसेंट कहते हैं, और वो हवा में तैरते हुए हेलेलुया पर्वत। और सबसे अनोखी बात तो नावी लोगों की थी, जो अपने आसपास के पेड़ पौधों जानवरों से सीधे जुड़ सकते थे, मानो कोई बायोलॉजिकल वाईफाई हो। और एक मजेदार बात, फिल्म में पेंडोरा कोई प्लैनेट यानी ग्रह नहीं है, बल्कि एक मून है, एक चांद। पर जानते हैं सबसे दिलचस्प क्या है? वो जिस तारे अल्फा सेंटोरी का चक्कर लगाता है, वो तारा पूरी तरह से असली है। तो चलिए अब फिल्म की कल्पना से बाहर निकलकर हकीकत की दुनिया में एक कदम रखते हैं। देखते हैं कि साइंस हमें अल्फा सेंटोरी और अंतरिक्ष की दूसरी दुनियाओं के बारे में असल में क्या बताता है। तो ये जो अल्फा सेंटोरी है, ये हमारे सूरज के बाद हमारा सबसे करीबी तारा है, हमारा पड़ोसी कह सकते हैं। और इसकी दूरी है 4.37 लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष। अब ये दूरी स्पेस के हिसाब से देखें तो बहुत कम है, पड़ोस वाली बात है, लेकिन हमारे लिए ये इतनी ज़्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ये लाइट ईयर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, लाइट की स्पीड इतनी तेज है कि वो 1 सेकंड में हमारी पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकती है। 7 चक्कर! अब सोचिए, इसी स्पीड से लाइट जब पूरे 1 साल तक चलती रहे तो वो जितनी दूरी तय करेगी उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर। और इस दूरी का अंदाजा लगाना है तो आज की तारीख में हमारे पास जो सबसे तेज स्पेसशिप है ना, अगर उसमें बैठकर हम अल्फा सेंटोरी के लिए निकलें तो हमें वहां पहुंचने में 70,000 साल लग जाएंगे। जी हां, 70,000 साल। मतलब ये दूरी सच में बहुत बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम जान नहीं सकते तो क्या वहां जीवन हो सकता है? यहीं पर साइंस का एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कहते हैं हैबिटेबल जोन। कुछ लोग इसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। ये वो जगह है जहां जीवन पनप सकता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक हीटर। अगर आप हीटर के बहुत पास बैठ गए तो जल जाएंगे, बहुत दूर बैठेंगे तो ठंड लगेगी, जम जाएंगे। हैबिटेबल जोन मतलब वो परफेक्ट जगह, वो मीठी सी दूरी जहां न तो बहुत गर्मी हो न बहुत ठंड, बस इतनी कि पानी लिक्विड रह सके। और मजे की बात यह है कि साइंटिस्ट्स को ऐसी दुनियाएं मिली भी हैं, जैसे कि ये केपलर 452b। इसे पृथ्वी का बड़ा भाई भी कहते हैं। देखिए, इसका 1 साल 385 दिन का होता है, जो हमारे 365 दिन के काफी करीब है। इसका तारा भी हमारे सूरज जैसा ही है, लेकिन ये पृथ्वी से बहुत बड़ा है और इसकी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण हमसे लगभग 2 गुना है। सोचकर देखिए, वहां हर चीज कितनी भारी महसूस होती होगी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि असल दुनिया में भी अलग अलग तरह के ग्रह मौजूद हैं। तो चलिए इसी जानकारी के साथ वापस पेंडोरा पर लौटते हैं और अब ये परखते हैं कि पेंडोरा की कौन सी बातें साइंस के हिसाब से मुमकिन है और कौन सी सिर्फ कल्पना। तो सबसे पहले बात करते हैं उन तैरते हुए पहाड़ों की। क्या ये सच में हो सकता है? क्या पहाड़ हवा में तैर सकते हैं? देखिए, फिल्म में इसकी वजह एक खास पत्थर को बताया गया, अनऑब्टेनियम। ये एक काल्पनिक मिनरल है। अब अगर असली दुनिया की बात करें तो हमारे पास सुपर कंडक्टर्स नाम की चीजें हैं। ये सच में मैग्नेटिक फील्ड में तैर सकती हैं, हवा में लटक सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बेहद ठंडा रखना पड़ता है, मतलब माइनस में कई 100 डिग्री। तो क्या इतने बड़े बड़े पहाड़ ऐसे तैर सकते हैं? जवाब है, फिलहाल तो ये साइंस फिक्शन ही लगता है। अच्छा, तैरते पहाड़ तो ठीक हैं, लेकिन उन चमकते हुए जंगलों के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो मुमकिन है? और इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल मुमकिन है। बल्कि ये तो हमारी अपनी पृथ्वी पर होता है। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, मतलब जब कोई जीव खुद रोशनी पैदा करे। आपने जुगनू तो देखे ही होंगे। वैसे ही समंदर की गहराइयों में जेलीफिश और कई मछलियां हैं जो चमकती हैं। यहां तक कि कुछ मशरूम भी हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। तो किसी दूसरे ग्रह पर चमकने वाले जंगल होना यह विज्ञान के लिहाज से पूरी तरह से संभव है।
तो अगर चमकते जंगल हो सकते हैं और जीवन वाले ग्रह भी हो सकते हैं, तो फिर सवाल यह है कि हम अब तक किसी से मिले क्यों नहीं? अंतरिक्ष इतना खामोश क्यों है? इसकी दो बड़ी वजह हो सकती हैं। पहली मुश्किल तो है सफ़र की। दूरियां इतनी ज़्यादा हैं कि पहुंचना लगभग नामुमकिन है। और दूसरी मुश्किल एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसे फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। यह सवाल सिंपल सा है, अगर इस ब्रह्मांड में खरबों तारे और ग्रह हैं, तो फिर बाकी सब लोग कहाँ हैं? कोई हमें मिला क्यों नहीं? इस खामोशी के कई जवाब सोचे जाते हैं। हो सकता है कि हम इस ब्रह्मांड में सच में अकेले हों, या ये भी हो सकता है कि दूसरी सिविलाइजेशंस इतनी एडवांस्ड हों कि उन्हें हम में कोई दिलचस्पी ही ना हो, या शायद वो खुद को किसी खतरे से छिपा रहे हों, या फिर बस ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम अब तक सही दिशा में देख ही नहीं पाए हैं। और जानते हैं, जब हम बाहर दूसरी दुनियाओं को इतना खोजते हैं तो घूम फिरकर एक एहसास बहुत गहरा हो जाता है, हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी के बारे में। जब हम यूनिवर्स के विशालता को देखते हैं, तब हमें ये समझ आता है कि हमारी अपनी ये दुनिया, ये पृथ्वी कितनी खास है, कितनी अनमोल है। सोचिए जरा, यहां जीवन पनपने के लिए कितनी सारी चीजें एक साथ सही हुईं। हमारा सूरज, वो ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा, एक स्थिर तारा है, हम उससे बिल्कुल सही दूरी पर हैं। हमारा चांद, वो हमारे प्लैनेट के झुकाव को स्थिर रखता है, जिससे मौसम ठीक रहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर जैसे एक विशाल ग्रह है, जो बाहर से आने वाले खतरनाक एस्ट्रॉइड्स के लिए एक ढाल का काम करता है। और तो और हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज के खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। मतलब सब कुछ कितना परफेक्ट है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भले ही हूबहू पेंडोरा जैसी कोई दुनिया ना हो, लेकिन इस बात की संभावना पूरी है कि कहीं और किसी तारे का चक्कर काटते हुए ऐसे ग्रह हों जहां जीवन हो। और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, शायद एक दिन हम उन्हें खोज भी निकालें। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें उसी एक सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो सवाल जो हम इंसान शायद तब से पूछ रहे हैं जब से हमने आसमान में तारों को देखना शुरू किया, कि क्या इस अंतहीन ब्रह्मांड में हम अकेले हैं,